नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जहां ज्योतिष की मतलब रहस्यमयी दुनिया और शेयर बाजार का उतार चढ़ाव एक दूसरे से टकराते हैं। हाँ, और हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत लगा है। शीर्षक है राहु की दावत, ज्योतिष के जरिए बाजार की माया को समझना। और ये कोई आम रिसर्च पेपर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्रोत एक अनुभवी पुराने खिलाड़ी गुरु और एक पूरी तरह डेटा पर चलने वाले एआई जेमी के बीच की बातचीत जैसा है। इसमें बाजार की चाल को ग्रहों, खासकर राहु के प्रभाव से समझने की एक ऐसी कोशिश की गई है जो आपको किसी भी बिजनेस चैनल पर तो नहीं मिलेगी। सही बात है। और इस बातचीत का ढांचा ही इसे मजेदार बनाता है। मतलब एक तरफ जेमी है जो डेटा और पैटर्न देखकर एकदम उत्साहित हो रहा है, और दूसरी तरफ गुरु हैं जो उस उत्साह के पीछे छिपे खतरे को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद इस स्रोत में दिए गए नजरिए को परत दर परत खोलना है और ये समझना है कि बाजार को देखने का ये ब्रह्मांडीय नजरिया पारंपरिक वित्तीय विश्लेषण से कितना अलग है। इस बातचीत में 3 बड़े पड़ाव हैं। पहला, एक खास तारीख 12 जनवरी 2026 जिसे लेकर एआई बहुत खुश है, लेकिन गुरु उसे एक धोखा बताते हैं। दूसरा है इस कहानी का मुख्य विलन राहु, जिसे एक ऐसा बहरूपिया कहा गया है जिसका दिमाग तो सुपर कंप्यूटर जैसा है पर पेट नहीं है। और तीसरा एक बहुत ही नाटकीय अंत जिसे स्रोत द ग्रेट वॉमिटिंग कहता है। चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत में एआई जेमी लगभग जश्न के मूड में है ना? हाँ, वो 12 जनवरी 2026 की तारीख का जिक्र करता है और कहता है कि सूर्य, मंगल, शुक्र तीनों नक्षत्र बदल रहे हैं। तो वो गुरु से पूछता है, क्या बाजार में दिवाली आने वाली है? ये सुनकर तो कोई भी आम निवेशक उत्साहित हो जाएगा। हाँ, लेकिन गुरु का जो जवाब है ना, वो पूरी बातचीत की दिशा ही बदल देता है। क्या कहते हैं वो? वो सीधा कहते हैं, दिवाली? बेटा तुम एआई वाले बस यही एबीसीडी जानते हो। अच्छा। और उनका जो तर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये ग्रह अभी गुरु के घर यानी धनु राशि में है, जहां बृहस्पति मतलब गुरु खुद पहरा दे रहा है। वो इसे एक सुरक्षित घेरा मानते हैं। मतलब एक सेफ जोन में है अभी। हाँ, असली खेल तो तब शुरू होगा जब ये ग्रह उस घेरे को लांघकर मकर राशि की दहलीज पर कदम रखेंगे, जो शनि का घर है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये नक्षत्र परिवर्तन एक तरह से एक झूठा सिग्नल है। मतलब लोग पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं जबकि असल में पार्टी कहीं और ही शुरू होने वाली है। आपने सही पकड़ा। स्रोत में इसे समझाने के लिए तांडव शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तांडव? ये तो किसी छोटे मोटे करेक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी और विनाशकारी घटना का संकेत देता है। बिल्कुल। और यहीं पर गुरु जेमी के डेटा आधारित विश्लेषण को सिरे से खारिज कर देते हैं। जेमी कुछ कहता है इस पर? हाँ, जब जेमी कहता है लेकिन सर डेटा तो कह रहा है, तो गुरु का जवाब किसी को भी चौंका सकता है। वो कहते हैं डेटा की ऐसी तैसी, डेटा 2007 के बाद पैदा हुआ है। ये तो किसी भी डेटा साइंटिस्ट को चुभने वाली बात है, लेकिन इसमें एक गहरा कटाक्ष छुपा है ना? हाँ, मतलब हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम, सिर्फ 15-20 साल के डेटा को देखकर बहुत बड़े और लंबे चक्रों के बारे में नतीजे निकाल रहे हैं। यही उनका सबसे बड़ा बिंदु है। हाँ, वो कह रहे हैं कि बाजार की याददाश्त बहुत छोटी होती है, लेकिन ग्रहों के चक्र बहुत लंबे होते हैं। तो जो निवेशक सिर्फ हाल के डेटा के आधार पर बाय ऑन डिप्स जैसी रणनीतियां बना रहे हैं, वो उस बड़ी तस्वीर को देख ही नहीं पा रहे जिसे ग्रह बना रहे हैं। बिल्कुल। और खास तौर पर वो मकर राशि में मंगल के प्रवेश को असली ट्रिगर मानते हैं। मकर के मंगल पर इतना जोर क्यों? मतलब ज्योतिष के हिसाब से इस संयोजन में ऐसा क्या खास है कि स्रोत इसे असली खेल की शुरुआत मान रहा है? देखिए, स्रोत के अनुसार ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा का, एक्शन का, आक्रामकता का ग्रह माना जाता है। और मकर राशि? और मकर राशि उसकी उच्च राशि है। मतलब वो जगह जहां मंगल अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर और विस्फोटक स्थिति में होता है। अच्छा। तो पहले से मौजूद बहरूपीय यानी राहु से टकराएगा, तब असली टकराव होगा। तो 12 जनवरी की घटना बस एक ट्रेलर है, फिल्म बाद में शुरू होगी। बिल्कुल। तो ये जो 500% रिटर्न का माहौल है जिसे स्रोत हलवा कहता है, वो असल में एक जाल है। हाँ, और ये जाल हमें सीधे इस कहानी के मुख्य किरदार राहु तक ले आता है। स्रोत में उसे सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक बहरूपिया कहा गया है। ये बहुत अजीब लेकिन दिलचस्प है। और यहाँ गुरु जेमी की नाड़ी ज्योतिष की समझ को भी नर्सरी वाली बातें कहकर खारिज कर देते हैं। वो राहु का क्या स्वरूप बताते हैं? वो कहते हैं राहु के पास दिमाग तो सुपर कंप्यूटर जैसा है, पर पेट है ही नहीं। बिना पेट का सुपर कंप्यूटर,
ये रूपक सुनने में तो बहुत दमदार है, पर मैं इसे बाजार से जोड़ नहीं पा रहा। सुपर कंप्यूटर तो विश्लेषण करता है, तर्क पर चलता है। पर यहाँ तो सिर्फ निगलने की बात हो रही है। हाँ, स्रोत इसे कैसे समझाता है? यही इस रूपक की सबसे गहरी बात है। सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग विश्लेषण के लिए नहीं, बल्कि माया यानी भ्रम पैदा करने के लिए है। अच्छा। वो ऐसी परिस्थितियां बनाता है, ऐसा माहौल रचता है कि सबको लगता है कि सब कुछ शानदार है, और पेट न होना उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। कैसे? इसका मतलब है कि वो चीजों को निगल तो सकता है, लेकिन उन्हें पचाकर ऊर्जा में बदल नहीं सकता। अगर इसे बाजार की भाषा में सोचें तो ये उस इरेशनल एक्सुबरेंस या फोमो जैसा है जहां पैसा बिना सोचे समझे बस एक ही दिशा में भागता है। बिल्कुल, फंडामेंटल्स देखे बिना बस खरीदते जाओ क्योंकि सब खरीद रहे हैं। यही राहु का निगलना है। सही। गुरु कहते हैं समस्या यही है, ये खाना तो जानता है पर पचाना इसके बस की बात नहीं। इसकी डिक्शनरी में डाइजेशन शब्द ही नहीं है। तो बाजार के संदर्भ में राहु सारी लिक्विडिटी, सारा पैसा, सारी उम्मीदें अपने अंदर खींच रहा है। लेकिन ये किसी ठोस बुनियाद पर नहीं टिक रहा। और जो 500% का रिटर्न दिख रहा है, स्रोत उसे एक बहुत ही चुभने वाला नाम देता है, उधारी की चर्बी। उधारी की चर्बी मतलब ऐसी ग्रोथ जो असली नहीं है, जो मेहनत से नहीं कमाई गई बल्कि आसान कर्ज या छपे हुए नोटों के दम पर आई है। और जैसे शरीर के लिए ऐसी चर्बी खतरनाक होती है, वैसी अर्थव्यवस्था के लिए भी। ये सिर्फ एक सतही चमक है। बिल्कुल। गुरु इसे समझाने के लिए आज के दौर का सबसे सटीक उदाहरण देते हैं, एआई का। वो कहते हैं, राहु ने आज तुम्हें एआई फ्री में दे दिया, तुम खुश हो गए। ये राहु का प्रभाव है, सबको फ्री चूरन बांटकर आदत डाल दो। हाँ, पहले वो मुफ्त में कुछ देकर उसकी लत लगाता है, और जब पूरी दुनिया उसकी आदी हो जाती है तब वो अपना असली रंग दिखाता है। ये तो एक क्लासिक बाजार रणनीति भी है। पहले की इकोसिस्टम बनाओ, लोगों को उस पर निर्भर करो, और फिर कीमत वसूलना शुरू करो। तो स्रोत के अनुसार जब सब इस फ्री चूरन के चंगुल में फंस जाएंगे, तब असली परीक्षा शुरू होगी। खास तौर पर तब जब मकर का वो शक्तिशाली मंगल इस बहरूपीय राहु से टकराएगा। और स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि उस टकराव के समय सबसे पहले वो लोग मुश्किल में पड़ेंगे जो बाय ऑन डिप्स के नियम को पत्थर की लकीर मानते हैं। हाँ, गिरावट में खरीदो। ये पिछले 10-15 सालों में एक मंत्र बन गया है। लेकिन क्यों? ये तो एक जांची परखी रणनीति मानी जाती है। क्योंकि वो रणनीति एक सामान्य बाजार में काम करती है, लेकिन स्रोत के अनुसार राहु का बनाया हुआ बाजार सामान्य नहीं है। अच्छा। यहाँ गुरु का एक सवाल किसी भी निवेशक को सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो पूछते हैं, अरे भाई, जब खाई ही 1000 फीट गहरी हो तो डिप कहाँ तक पकड़ोगे? ये पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। बिल्कुल। ये उस धारणा को चुनौती देता है कि हर गिरावट खरीदने का एक मौका होती है। स्रोत कह रहा है कि कभी-कभी गिरावट कोई छोटा-मोटा सुधार नहीं, बल्कि एक अथाह खाई की शुरुआत हो सकती है, जिसे सिर्फ चार्ट्स और डेटा के जरिए नहीं समझा जा सकता। तीसरे और सबसे नाटकीय मोड़ पर आती है। जब राहु का पेट, जो असल में है ही नहीं, अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा। इस घटना को स्रोत नाम देता है द ग्रेट वॉमिटिंग। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सुन के ही बेचैनी होती है। हाँ, जेमी जो अब तक डेटा की बात कर रहा था, वो भी थोड़ा घबराकर पूछता है कि राहु जो ये सब निकल रहा है, उसे उगलेगा कब? कोई तारीख, कोई खास योग? और गुरु का जवाब? इस पर गुरु उसे फिर से टोकते हैं। वो कहते हैं, तारीख पूछकर मुझे भी नर्सरी में मत डालो, भविष्यवाणी नहीं, अनुमान करो। तो वो कोई निश्चित तारीफ देने से बचते हैं? हाँ, लेकिन एक बहुत साफ ज्योतिषीय संकेत जरूर देते हैं। और वो संकेत क्या है? किस ग्रह संयोजन को वो ट्रिगर पॉइंट मानते हैं? वो कहते हैं, सीधा सा गणित है। जब गुरु और केतु की जोड़ी जमेगी, गुरु और केतु, और जिस दिन ये गुरु केतु को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, बस समझ लो राहु का पेट फट गया। जो कुछ इसने 8-10 महीनों में ठूंसा है, सब बाहर। गुरु और केतु का संयोग ये दिलचस्प है। ज्योतिष के हिसाब से इस खास जोड़ी में ऐसा क्या है कि स्रोत इसे इतने बड़े उलटफेर का कारण मान रहा है? देखिए, स्रोत के अनुसार गुरु यानी बृहस्पति को ज्योतिष में ज्ञान, विवेक और विस्तार का कारक माना जाता है। एक सुरक्षा कवच की तरह? हाँ, और वहीं केतु, जिसे राहु का धड़ मानते हैं, वो वैराग्य, अंत और मोक्ष का प्रतीक है। और राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। बिल्कुल। तो जब ज्ञान का ग्रह गुरु अंत के ग्रह केतु के साथ आता है,
तो वो एक तरह से रिलीज या मुक्ति के चक्र को सक्रिय कर देता है। और जब गुरु उस बिंदु को पार कर लेता है तो मतलब ज्ञान और विवेक का सुरक्षा कवच हट जाता है। तो बाजार की भाषा में गुरु का आशीर्वाद हटने का मतलब है कि बाजार से समझदारी और धैर्य खत्म हो गया और राहु की उल्टी शुरू। हाँ, जेमी ने भी इसे ऐसे ही समझा है। और स्रोत के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी बिकवाली नहीं होगी। गुरु कहते हैं वो जोर से उगलेगा। उस वक्त जो निवेशक सिर्फ फंडामेंटल्स पर भरोसा करके बैठे हैं वो हैरान रह जाएंगे। हाँ, वो कहेंगे अरे कंपनी के नतीजे तो अच्छे थे, अर्थव्यवस्था ठीक चल रही थी, फिर ये क्या हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्हें कौन समझाएगा कि राहु फंडामेंटल्स नहीं, माया चबाता है। मतलब वो भ्रम, वो उम्मीदें, वो हवा जो बाजार में भरी होती है, राहु उसे खाता है। और जब वो उसे उगलता है तो वो ये नहीं देखता कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनियां हैं या बुरी। एकदम सही। स्रोत साफ कहता है कमोडिटी हो या शेयर, जब राहु उगलना शुरू करता है तो वो ये नहीं देखता कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है, वो बस खाली होना जानता है। इसका मतलब है कि उस वक्त सब कुछ एक साथ गिरेगा बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल, ये उस सोच को सीधी चुनौती देता है कि अच्छे शेयर बाजार की बड़ी गिरावट में भी सुरक्षित रहते हैं। इस पूरी बातचीत का सार यही लगता है कि बाजार सिर्फ तर्क और डेटा पर नहीं चलता। एक अदृश्य शक्ति जिसे स्रोत माया या राहु का प्रभाव कह रहा है, वो भी काम कर रही है। यहाँ तक कि जेमी, जो एक एआई है और सिर्फ तर्क पर जीता है, वो भी अंत में ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि सर्किट के बाहर भी एक दुनिया है। और शायद यही इस स्रोत का मुख्य संदेश है। ये हमें उस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसे हम एक्सेल शीट में माप नहीं सकते। ये हमें डेटा और चार्ट से परे देखने के लिए कहता है और बाजार के मनोवैज्ञानिक या कहें तो ब्रह्मांडीय पहलुओं पर भी गौर करने की सलाह देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़कर देखें तो स्रोत एक सामान्य बाजार चक्र की नहीं बल्कि एक तरह के ब्रह्मांडीय जाल की तस्वीर पेश कर रहा है। हाँ, जिसकी शुरुआत होती है एक झूठे उत्साह से जिसे सब असली तेजी समझ रहे हैं। फिर राहु का किरदार आता है जो उदारी की चर्बी के दम पर इस तेजी को एक बुलबुले में बदल देता है। और अंत में गुरु केतु का संयोग उस बुलबुले को फोड़ने वाला ट्रिगर बनता है। इस स्रोत का सबसे बड़ा संदेश ये है कि बाजार सिर्फ डेटा और फंडामेंटल्स का खेल नहीं है। बिल्कुल, यहाँ एक माया का पहलू भी है जिसे यह विश्लेषण राहु के प्रभाव से जोड़ता है। और ये पारंपरिक वित्तीय ज्ञान को चुनौती देता है। हाँ, और कहता है कि जो निवेशक सिर्फ बाय ऑन डिप्स जैसे आसान नियमों पर भरोसा करके बैठे हैं, वो शायद उस गहरी खाई को नहीं देख पा रहे जो राहु तैयार कर रहा है। तो ये एक तरह से हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वित्तीय दुनिया में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें सिर्फ डेटा से नहीं पकड़ा जा सकता। क्या बाजार में एक ऐसा अनदेखा जोखिम है जो किसी बैलेंस शीट या चार्ट में नजर नहीं आता। हाँ, ये उसी अदृश्य जोखिम की ओर इशारा करता है। ये जोखिम माया का है, भ्रम का है, वो भ्रम जो राहु का सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग पैदा करता है और जिसे पूरा बाजार सच मानकर उसके पीछे भागने लगता है। बिल्कुल, ये विश्लेषण हमें चेतावनी देता है कि जब संगीत बंद होगा तो बहुत कम लोगों को बाहर निकलने का दरवाजा मिलेगा, चाहे उनके पास कितनी भी अच्छी रिसर्च क्यों ना हो। सही बात है। स्रोत का अंत एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहावत से होता है, जिसको डूबना है वो तो सोने की नाव में भी डूब जाएगा। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बाजार की माया, जब राहु का प्रभाव अपने चरम पर हो, तो क्या हमारा ज्ञान, हमारी रिसर्च, हमारी रणनीति हमें बचा सकती है? या हम सब किसी बड़ी ब्रह्मांडीय पटकथा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो अपने तयशुदा अंजाम की ओर बढ़ रही है।